लेट विकास का काम जी। शुरू हुआ है और विकास का काम शुरू भी हुआ है तो उसकी जो स्पीड है वो काफी धीमी है। पापोती विकास का दिखा रही है वो ड्यू टू इलेक्शन है और इलेक्शन तक हो सकता है कि इसकी स्पीड ठीक हो, लेकिन जो तुलना भी की तो केरल से की है हम लोगों की। अब नहीं, क्योंकि अब बिहार जो विजन है, फर्स्ट विजन एजुकेशन और बच्चे ही हैं, क्योंकि नमस्कार, मैं संजय कुमार, आप लोग देख रहे हैं BBW न्यूज़ 24। अभी मैं हूं मोतिहारी में और मोतिहारी में हमारे साथ जन सुराज प्रत्याशी है जो विधायक के लिए भी दावेदार भी है और इनका नाम है रितु रंजन मैम। और हम पहले बात करेंगे कि मोतिहारी का डेवलपमेंट पे बात करेंगे और एजुकेशन पे बात करेंगे और ये महिला संघ के अध्यक्ष भी है मोतिहारी और बेतिया के। हाँ मैडम, अपना नाम बताइए। नमस्ते। आपके माध्यम से मैं सभी दर्शकों को नमस्कार करना चाहती हूँ। मैडम, ये बताइए कि मोतिहारी से आप विधायक के लिए दावेदार है और ये बताइए कि मोतिहारी में देख रहे हैं कि डेवलपमेंट में कमी है यहाँ पे, क्योंकि आप देख रहे हो ये कि जहाँ ओवर ब्रिज बन रहा है, जहाँ ओवर ब्रिज के बहुत जरूरत है, वहाँ पे ओवर ब्रिज नहीं बन रहा है। क्या है कि अब रेलवे गुमती पे जाइएगा, 2-3 गुमती है, वहाँ बहुत ज्यादा जरूरत है। जी बिल्कुल, मोतिहारी में बहुत लेट विकास का काम शुरू हुआ है और विकास का काम शुरू भी हुआ है तो उसकी जो स्पीड है वो काफी धीमी है। जगह जगह पे हम लोगों को ओवरब्रिज की बहुत जरूरत है, लोगों को जाम की समस्या और लेट अभी रिसेंटली हमारे यहाँ रेड लाइट ट्रैफिक शुरू हुआ है, उसकी वजह से भी लोगों को बहुत समस्या शुरू हो गई, क्योंकि रास्ते जो है काइंड ऑफ वन वे हो गया है। तो इसके लिए भी चाहिए कि मोतिहारी का विकास तेज रफ्तार से हो। 20 साल पीछे हमारे यहाँ ओवरब्रिज बन रहा है बाकी सिटीज से और लोग इसी में बहुत खुश है। देखिए, मोतिहारी की जो आम जनता है वो अभी सोच के कम से कम खुश है कि चलो दे रहा है दुरुस्त है, लेकिन ये जो सरकार जो लिपापोती विकास का दिखा रही है वो ड्यू टू इलेक्शन है और इलेक्शन तक हो सकता है कि इसकी स्पीड ठीक हो, लेकिन जो हमारा बलुआ ओवरब्रिज बना है उसके लिए लोगों ने देखा है कि आई थिंक ऑलमोस्ट 4.5 ईयर लगे हैं उसको बनने में। तो मैं होप करती हूँ कि प्रशासन इसको जल्द से जल्द चंदमारी वाला फ्लाईओवर बना के और उसको रन करे। चंदमाड़ी वाला में बहुत टाइम लगेगा, जहाँ तक हमको दिखाई दे रहा है कि अभी बहुत स्लो उसका काम हो रहा है। लेकिन रेलवे गुमती का जो मैं बात कर रहा हूँ, अभी 3-3 फाटक है और तीनों फाटक पे हमको लगता है जब ट्रेन आते हैं तो वहीं पे रुक जाते हैं और उसके बाद फाटक बंद हो जाते हैं। फाटक बंद होने का कारण होता है कि बहुत आदमी को घूम के जाना पड़ता है। अच्छा, ट्रेन वहीं क्यों लगाया जाता है? जी हाँ, मुझे लगता है कि जो MS कॉलेज के पास जो गुमटी है वहाँ पे उन्होंने परमानेंट जो मालगाड़ी के लिए उसको अलॉट कर दिया है। बाकी लोगों को हाफ एन आवर इतनी मतलब चंठ धूप है जिसके लिए अभी आधे घंटे प्रोटेक्शन चला है। हीट प्रोटेक्शन का ऊपर से प्रशासन से आया है कि 2 और 3 जून तक हीट है और इतने मतलब UV रेट्स रे आजकल आ रहा है और उसमें जो आम पब्लिक है इतनी परेशान हो रही है धूप में। तो इसके लिए मुझे लगता है कि जिला प्रशासन को भी कुछ करना चाहिए और मोदी सरकार जो है जो इतना अपने गवर्नमेंट पे प्राउड फील करती है, मुझे ऐसा सेम फील होता है कि उन्होंने इंडियन रेलवे को भी प्राइवेट कर दिया। बहुत सारा निजीकरण किया जब उनको अपनी सरकार पे और इंडियन गवर्नमेंट पे इतना भरोसा है और उनको लगता है कि उन स्वर्णिम युग चला रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, तो फिर निजीकरण की जरूरत क्यों आ रही है उनको? और रेलवे का निजीकरण होने के बाद भी जो रेलवे व्यवस्था ठीक नहीं हो रहा है। बिल्कुल व्यवस्था ठीक नहीं है। रेलवे प्लेटफॉर्म्स नाम के लिए सुंदर बनाए गए हैं, ट्रेन इतने लेट रहते हैं और लोगों को मतलब ट्रेन लेट होता है, 2-2 3-3 ट्रेन को एक साथ सिग्नल दिया जाता है, जिससे पैसेंजर जो रेलवे पैसेंजर उनको तो दिक्कत होती ही है, लेकिन जो लोग सर्विस पे जा रहे होते हैं दैट टाइम में उनको बहुत हाफ एन आवर लेट हो जाता है। शिक्षकों को बहुत दिक्कत होता है। एक जो शिक्षक ट्रेन से जाते हैं उनको भी अटेंडेंस की और जो लोकल शहर वाले हैं उनको भी अटेंडेंस की दिक्कत होती है। मैडम, अभी देख रहे हैं कि एजुकेशन के बात करें तो प्रशांत किशोर जी एकदम गांव-गांव में घूम-घूम के बात कर रहे हैं एजुकेशन और प्लान। एजुकेशन हमको लगता है कि अभी बिहार में महिला के अगर हम रेशियो देखें, अगर हम केरल से तुलना करें अपने बिहार का, तो लगभग हमको 50% का आंकड़ा जाता है। लगभग 60% के आंकड़ा है महिलाओं को एजुकेशन में, वहाँ 95-93% है। आखिर ये कब तक बदलाव होगा? आप तुलना भी किए तो केरल से किए हम लोगों की। आप नहीं, क्योंकि अब बिहार में जनसंख्या काफी है कि भी खोज है, बहुत सारे चीज बिहार से उठे हुए। बिहार भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बिहार के ही रहे हैं। तो ये बतलाइए कि एजुकेशन के मामले में क्यों नहीं सुधर रहा है? आप
सारे पूरे मतलब देश को पता है कि बिहार देश का वो हिस्सा है जो अति पिछड़ा है। तो आप बिहार की तुलना तो अभी बिल्कुल भी केरल से करेंगे तो ये जाती होगी आपकी, क्योंकि बिहार की तुलना अभी आप यूपी से कर सकते हैं, लेकिन केरल के लिए हम बहुत पिछड़ा स्टेट हो गया है हमारा। इसीलिए प्रशांत किशोर जैसा नेता आया है और ऐसी स्थिति दुर्दशा को देख के ही उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ के और एक संत की तरह कहिए, गांधी की तरह कहिए, जो उन्होंने अपना सब कुछ सर्वस्व झोंक दिया है कि नहीं, अब बिहार बहुत निचले पायदान पे है, इसको अगले पायदान पे लेके आना है। और उनका जो विजन है, फर्स्ट विजन एजुकेशन और बच्चे ही है, क्योंकि उनको पता है, किसी को भी पता है कि इफ यू वांट टू ग्रो यू नीड टू बी ग्रो गुड सीड्स एंड आई थिंक कि बच्चे जो है वही विकास करेंगे हमारा। जो बच्चे अच्छा एजुकेशन लेके आगे बढ़ेंगे, अच्छे सर्विसेज आएंगी, अच्छी गवर्नमेंट आएगी, तो पलायन भी रुकेगा, शिक्षा का दर अच्छा होगा। एक शिक्षित समाज ही शिक्षित और विकासशील सरकार का गठन करता है। चलिए मैडम, जन स्वराज की सरकार अगर आती है 25 में, तो सबसे मुद्दा ये अहम है कि एजुकेशन और प्लान कैसे रोका जाए। एजुकेशन और प्लान एक दिन और 2 दिन में नहीं ठीक हो जाएगा। क्या या फंडामेंटल क्या है आप लोग? फंडामेंटल हमारे सुप्रीमो का बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत बढ़िया विजन है। उनका कहना है कि जब तक हमारा गवर्नमेंट आती है और जब तक सरकारी स्कूल्स पे हम काम करते हैं, तब तक अगर किसी के बच्चे गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उनकी शिक्षा को एक लिमिट ऑफ स्कूल फी के साथ प्राइवेट एजुकेशन को चालू किया जाएगा। यानी सारे बच्चों को एक समान प्राइवेट स्कूल में तब तक व्यवस्था की जाएगी जब तक सरकारी स्कूल में प्राइवेट स्कूल स्तरीय व्यवस्था नहीं हो जाती है। और प्रशांत जी का कहना है कि कभी नेतरहाट जो रहा है अग्रणी रहा है, आईएएस और आईपीएस बहुत नेतरहाट के बच्चे रहे। नेतरहाट होने का मतलब है कि एक अच्छा डिसिप्लिन बच्चों में, एक अच्छी छात्रावास, एक अच्छे तरीके का शिक्षा व्यवस्था। तो हमारे प्रशांत जी का विजन है कि हर प्रखंड में 3 अगर एटलीस्ट हो जाते हैं नेतरहाट, तो हमारा भी बिहार के बच्चों का जो स्टैंडर्ड है वो सीबीएसई बोर्ड की तरह हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए, सीबीएसई जो प्राइवेटाइजेशन के लिए बोले हैं, इतना पैसे लाएंगे कहाँ से जन स्वराज? अब तक का जो पैसा हमारा स्टेट का बाहर जा रहा था, उस चीज को हम लोग स्टेट में लाने की कोशिश करेंगे, जिससे जिस भी जैसे किसानों का जिस चीज की फसल ज्यादा हो रही है उनको लालच देके दूसरे चीजों की खेती कराई जा रही है। जैसे अभी हमारे यहाँ नाम की शराबबंदी है और पैसे दूसरे स्टेट और दूसरे कंट्रीज में जा रहे हैं। बिल्कुल, अगर ये जो नाम की शराबबंदी है अगर रोक दी जाएगी, अगर हमारा बिजनेस आने लगेगा, हमारे यहाँ भी लोग इस अल्कोहल का बिजनेस स्टार्ट करेंगे, उससे जो पैसा आएगा कहाँ जाएगा? अगर बिहार के ग्रोथ के लिए पैसा आएगा, दूसरे इंडस्ट्रीज लगाने की बात हो रही है, जिसको हमारी विपक्षी पार्टियां कहती है कि भाई रिसोर्सेस नहीं है आपके यहाँ, फैक्ट्री कहाँ लगेगी, आपके पास ये नहीं है। आप हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें जिसकी फैक्ट्री हम लगा सकते हैं, लेकिन आप जनता को गुमराह कहते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है। हमारे पास जब मोदी जी आते हैं तो कहते हैं कि हम अपने यहाँ जो है अच्छा लाइब्रेरी बनाएंगे, सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी बनाएंगे, तो बिहार में क्यों नहीं बना सकते हैं? So there are lots of scope, but leaders don't want to change the condition of Bihar just because they want to introduce us as a labor state. अच्छा, आप दारू की बात की है, क्या जन स्वराज आएगी तो दारू चालू करेगी यहाँ बिहार में? दारू चालू करने और बंद करने वाली कोई स्थिति ही नहीं है। बिहार में दारू बिक रही है। बिक रही, अभी तो इनलीगल तरीके से बिक रही है। अगर हम, लेकिन लीगल तरीके से क्या जन स्वराज आने के बाद लीगल तरीके से दारू चालू करवाएंगे? जी बिल्कुल, लीगल तरीके से पैसा 1 नंबर का आएगा, हमारे स्टेट का ग्रोथ होगा, अच्छी चीजें बिकेंगी, 2 नंबर का धंधा नहीं होगा। लोग गलत काम करने के लिए, आज दारू बंद है इसलिए हमारे देश की जो गरीब जनता है 40% ही, लेकिन गलत तरीके से, अवैध तरीके से दारू बना तो रही है। तो एक तरफ आप जो बंदी कर रहे हैं उससे आप लोगों को गलत रास्ते पे धकेल भी रहे हैं, जुर्म करने पे मजबूर कर रहे हैं। तो आप अच्छी चीजों को ऐसा नहीं है कि आप शराब जो हर कोई, कितने ऐसे मेडिसिन है जिसमें अल्कोहल होता है, तो अगर इफ सम अल्कोहल को बंद करते हैं आप, तो लोग जो है सूखा नशा की ओर, हमारे बच्चे जितने हैं, छोटे बच्चे 10 to 15 इयर्स वाले, वो सूखे नशे के आदी हो गए। बिल्कुल, जहां आप ऐसा, आपको अगर इतना शराबबंदी है तो उससे ज्यादा तो आपको सिगरेट से प्रॉब्लम है। तंबाकू और सिगरेट भी आप बंद नहीं कर रहे हैं।
बिल्कुल, गांजा इतना ज्यादा बिक रहा है, अभी ताड़ी पीने से कितने मतलब बुजुर्ग लोग अभी हमारे अभी मर सुनने गए। में आया है कि ताड़ी अब कोई शायद कोई केमिकल से तैयार किया जाता है, कोई गोली वगैरह से तैयार किया जाता बिल्कुल, जो चीज़ अगर कोई चीज़ लेबर क्लास है, अगर उसको किसी नशे का लिमिट अगर अच्छे तरीके से उसको दिया जाए, तो वो अगर अपना जीवन यापन करने में सही तरीके, अगर उसका जीवन का रेशियो 30-35 इयर्स ज़्यादा है, तो वो इधर बंदी करने से एक तो आप लोगों को गैर कानूनी काम करने की तरफ अग्रसर किए, और पुलिस की जो ड्यूटी अपराध नियंत्रण पर हो सकती थी, वो अब दारू के ठेके खोजने में निकल जा रही है। तो काम सरकार अगर सही जगह पर और सही तरीके से करे, तो हमारे बिहार में भी बहुत सारे रिसोर्सेस हैं। यहाँ पे इस्पात का कारखाना क्या नहीं था हमारे पास, जंगल राज आने के बाद सारे लोग बंद हो फैक्ट्रीज बिल्कुल सारा बंद हुआ है। तो ये सर बिहार की दुर्दशा बिहार के पिछले गवर्नमेंट्स की वजह से हुई है। अभी नीतीश सरकार को सुशासन बाबू कहा गया, क्यों? क्योंकि ड्यू टू उन्होंने थोड़ा सा जो है शिक्षक कर्मियों की बहाली थोड़ा सा ज्यादा कर दी, की। ज्यादा की इस वजह लेकिन से वो हो भी गया। हमको लगता है शिक्षा कर्मी की जो बहाली किए हैं, उनसे भी हमको नहीं लगता है कोई प्रोग्रेस हो रहा है सरकारी स्कूलों में। बिल्कुल, क्योंकि नीतीश जी बेरोजगार बिहार में थोड़ा रोजगार, थोड़ा होप लेके आए थे। उस होप में सड़क नहीं थी, तो जिस वजह से लोगों ने उनका वोट दिया, उनका कार्यकाल पूरा हो गया है। और अभी तो उनकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है, जैसा सभी लोग देख भी रहे हैं। और एक हमारे यहाँ है भी कि आप आयु से आप नहीं लड़ सकते हैं। हर आयु का बच्चा है तो वो बचपना दिखाएगा ही, बुजुर्ग है तो उस स्टेज पे आने पे, ये सिर्फ नीतीश जी के लिए पैरामीटर नहीं है। मैं भी उस एज में जाऊंगी तो मुझे भी उस उम्र के उस दौर से गुजरना पड़ेगा। अभी मेरी भी मानसिक स्थिति जो है शारीरिक से बिल्कुल बिल्कुल, तो ये सही समय होगा अगर जेडीयू के लोग जो है और नीतीश जी को सही सजेशंस दे, अभी उनको राजनीतिक संन्यास ले लेना चाहिए। चलिए आफ्टर सीज फायर जो इन्होंने सिंदूर डोर टू डोर भेजने का इतना घटिया सिंदूर क्या अपमान किया है, इसके लिए भारत की जनता मोदी जी को कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। क्योंकि जो सिंदूर है वो भारतीय औरतों का गहना है। आप देख लेंगे कि सेक्युलर है जो लोग, मुस्लिम घर में भी लोग सिंदूर लगाते हैं, आजकल लगा रहे हैं। आज बिल्कुल लगा रहे हैं, सिंदूर को सम्मान दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इंडियन महिलाओं के बिल्कुल इंडियन कल्चर में सिंदूर का बहुत ये है। और घर घर सिंदूर भेजना इन्होंने मुंह पे तमाचा है, महिलाएं इसका जवाब दे के रहेगी। क्या कि अब हर एक कास्ट देख रहे हैं कि थोड़ा सा पता नहीं चलता, लेकिन अब बहुत मुस्लिम धर्म में देखे कि थोड़ा सिंदूर करते हैं, जो कि पहले हम लोग नहीं देखते थे। बिल्कुल बिल्कुल, तो जो सिंदूर को उन्होंने बिल्कुल गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया है और घर घर भेजने का जो प्लान किया है, वो इसका करारा जवाब महिलाएं उनको देंगी। मोदी को इसका जवाब मिलेगा कि महिलाओं के सिंदूर जो है उनका स्वाभिमान है, इसके लिए बहुत बहुत सारा जौहर हुआ है और इस पे लोगों स्त्रियों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है। और सिंदूर खिलवाड़ नहीं है, सिंदूर स्त्रियों का सौभाग्य है और सिर का ताज है। चलिए थैंक यू। और मेरा चैनल BBWNews24 यूट्यूब फेसबुक से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए जो भी मैं बात किया हूँ, एक एक पॉइंट और एक एक मुद्दा हर एक इंसान को लिए जरूरी है। और हम पूरे इंडिया का बात करें तो प्रॉपर बिहार की नहीं, पूरे इंडिया की बात करते एक एक चीज बहुत जरूरी है। तो आप लोग अपना वोट सोच समझ के कहीं भी दीजिए,